हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सरकारी सफ़र पर। आज हम करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए स्टैटिक जीके की। आज हमारी चौथी क्लास होने वाली है। इसका टॉपिक है भारतीय संसद, लोकसभा और राज्यसभा। और इसमें हम थ्योरी करेंगे पहले, उसके बाद हम पीवाईक्यू करेंगे। और जितने भी एग्जाम में ये टॉपिक आपके आते हैं वहाँ पर भी आपको हेल्पफुल रहेगी, तो जीडी सीजीएल आप सभी के लिए ले सकते हैं। और लोकसभा की हम संरचना, अध्यक्ष, कार्यकाल, शक्ति, राज्यसभा यानी पॉलिटी भी इसमें जितनी भी संसद से रिलेटेड होती है वो सभी हो जाएगी। तो स्टैटिक और पॉलिटी दोनों का टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले हम भारत के पड़ोसी देश, देश राजधानी, मुद्रा, भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, ये क्लासेस कर चुके हैं। आज हमारी ये है चौथी क्लास। इसके बाद हम धीरे धीरे सारी क्लासेस को कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, यहीं से आएगा, ये वादा है मेरा। तो चलो फिर शुरू करते हैं। भारतीय संसद। तो संसद का गठन जो हुआ ना, फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट, ये आर्टिकल 79 के अंतर्गत होता है। इसमें राष्ट्रपति जो है ये संसद का अभिन्न अंग है। और ये आर्टिकल 52 में आता है। और संसद के 3 भाग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ठीक है, तीनों है। और राज्यसभा आर्टिकल 80 के अंतर्गत आता है और इसे उच्च सदन भी कहते हैं। लोकसभा जो है वो आर्टिकल 81 यानी 81 के तहत आता है और इसे निम्न सदन, लोअर लोअर हाउस भी कहते हैं, ठीक है। और जो संसद होता है उसके 3 अंग होते हैं, ठीक है। और लेकिन जब आपसे सदन पूछा जाए तो उसके केवल 2 होते हैं, कौन? लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। और संसद शब्द जो है ना फ्रांस से लिया गया है। और संसदीय व्यवस्था हमारे यहाँ ब्रिटेन से ली गई है। संविधान के भाग 5 में ये संसद आती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब है आर्टिकल 52 के तहत भारत के एक राष्ट्रपति होगा और जो देश का प्रथम नागरिक कहा जाएगा। देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद भी यही है और तीनों सेनाओं का ये सर्वोच्च कमांडर होगा, ठीक है। और हम देख लेते हैं आर्टिकल 53 यानी अनुच्छेद 53 के तहत संघीय कार्यपालिका की समस्त शक्तियां जो है ना राष्ट्रपति के में ही निहित होगी, यानी राष्ट्रपति के पास होंगी। और आर्टिकल 77 जो है ना, अनुच्छेद 77, भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे, ठीक है, चाहे वो करे कोई और। अब जो नॉमिनल और रियल हेड वाला सिस्टम होता है, जैसे मतलब कोई भी करे लेकिन नाम राष्ट्रपति का होता है। तो जो संवैधानिक प्रधान है, राष्ट्रपति की तुलना जो है ना ब्रिटेन के राजा से की जाती है, यानी इसे रबड़ की मोहर या दिखावटी तोता, मतलब बस इन्हें इनका नाम लिया जाए, पर जो काम है ना वो कौन करेगा? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद करेगी, जो कि आर्टिकल 74 के अंतर्गत आती है, ठीक है। निर्वाचन एवं निर्वाचक मंडल देखते हैं, इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल ये 54 और 55 के तहत आता है। ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन एकल जो संक्रमण मत प्रणाली है, ये आयरलैंड से ली गई है। अब वोट कौन कौन करता है देख लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें वोट करते हैं। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी वोट करते हैं। दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी वोट करते हैं, ठीक है। और जो संसद में मनोनीत जो नॉमिनेट किए जाते हैं वो वोट नहीं करते हैं। विधान परिषद के लोग भी नॉमिनेट नहीं करते हैं, ठीक है। और जो चुनाव लड़ना होता है, जो राष्ट्रपति जैसे लड़ता है, तो वहाँ पर 50 प्रस्तावक चाहिए होते हैं और प्लस 50 अनुमोदक। और जमानत राशि जो होता है वो लगभग 15,000 जमा की जाती है, ठीक है, आरबीआई में। और निश्चित वोट ना मिलने पर ये जब्त कर ली जाती है, ठीक है। अब इसकी योग्यता क्या होती है? योग्यता आर्टिकल 58 में दी गई है। जो भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लेकिन हो ये जरूरी नहीं है, उसके बाद भी वो बन सकता है, ठीक है। नोट। और ये शिक्षा जो है ना, शिक्षा मतलब वो शिक्षित हो या नहीं हो, इसका कोई प्रावधान नहीं है। और जो शर्तें और वेतन है वो आर्टिकल 50 एवं 59 में दी गई हैं। ये लाभ के पद पर ना हो, पागल या दिवालिया ना हो। और वेतन इसका 5 लाख होता है जो भारत की संचित निधि से दिया जाता है, ठीक है। शपथ यानी जो शपथ लेता है वो आर्टिकल 60 में लेता है। और शपथ इसे कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इन्हें शपथ दिलाता है। और आर्टिकल 62 में पद रिक्त होने पर 6 माह में चुनाव अनिवार्य होता है। तब तक उपराष्ट्रपति आपका कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। अब राष्ट्रपति का कार्यकाल आपका आर्टिकल 56 एंड 57 में दिया गया है। 56 में 5 वर्ष का कार्यकाल होगा और आर्टिकल 57 में पुनर्निर्वाचन री इलेक्शन की कोई सीमा नहीं है। तुलना अमेरिका में अधिकतम 2 बार या 8 वर्ष
और एकमात्र जो 2 बार राष्ट्रपति चुने गए वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ठीक है? और त्यागपत्र जो देता है, त्यागपत्र राष्ट्रपति किसे देगा? उपराष्ट्रपति को देगा, ठीक है? और जो महाभियोग है वो आपका आर्टिकल 61 में दिया गया है और जो अमेरिका से लिया गया है। इस और ये किस लिए होता है? ये केवल संविधान के अतिक्रमण पर ही उसे महाभियोग करके हटाया जा सकता है। और ये भी ध्यान रखेंगे, आज तक किसी भी भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है। और आर्टिकल 62 में वही पद रिक्त होने वाली है। अब राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण शक्तियां यानी की पावर्स देख लेते हैं। क्षमादान की शक्ति उसके पास आर्टिकल 72 के तहत आती है। फांसी की सजा माफ कर सकते हैं, कठोर कारावास को कम या सरल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। और संसद सत्र जो कि आर्टिकल 85 में आता है, ये संसद को आहूत समन कर सकते हैं यानी बुला सकते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं। और संदेश भेजना आर्टिकल 86 में होता है। संसद जो है ना, लोकसभा या राज्यसभा में अपना संदेश भेजना और विचार व्यक्त करना। और विशेष जो अभिभाषण होता है, स्पेशल एड्रेस करते हैं, वो आर्टिकल 87 में है, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सेशन जो होता है आर्टिकल 108 के तहत होता है। इसे राष्ट्रपति बुलाता है साधारण विधेयक विवाद पर होने पर, ठीक है। अब तक ये कुल 3 बार हुआ है। कब कब हुआ है? 1961 में हुआ था दहेज डाउरी एक्ट पर। उसके बाद 1978 में बैंकिंग सुधार बैंकिंग एक्ट पर। उसके बाद 2002 में आतंकवाद निवारक पर हुआ था, ठीक है। अब इसमें अध्यक्षता कौन करता है? वो आर्टिकल 118 यानी अनुच्छेद 118 में दी गई है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगर वो अनुपस्थित होते हैं, उपस्थित नहीं होते हैं, तो फिर लोकसभा के उपाध्यक्ष करते हैं। और अगर वो भी अनुपस्थित नहीं होते तो राज्यसभा के उपसभापति करते हैं, ठीक है। और जो राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति होते हैं वो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करते हैं। आगे देखते हैं राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। आर्टिकल 123 में है, जब संसद का सत्र ना चल रहा हो तब अध्यादेश जारी होता है, ठीक है। और संसद सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह यानी 45 दिन के भीतर इसे संसद को पास करना होता है। अधिकतम अवधि 6 माह। उसके बाद संसद द्वारा कानून बनना अनिवार्य या रद्द है, ठीक है। और ये सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श भी ले सकते हैं। आर्टिकल 143 अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किसी कानूनी मामले पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह मांग सकते हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति इस सलाह को मानने के लिए लेकिन बाध्य नहीं होते हैं। और इन्हें सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी क्षेत्राधिकार भी प्राप्त होता है। आगे है आपातकालीन शक्तियां जो इनके पास है, भाग 18 में दी गई हैं, आर्टिकल 352 से 360 तक, ठीक है। इसी में आती है राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल जो कि 352 अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आती है। इसमें है भा आक्रमण युद्ध या सशस्त्र विद्रोह में ये लागू होता है। और 44वें संविधान संशोधन 1978 में आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया है, ठीक है, क्योंकि पहले उन्होंने इंदिरा गांधी जी ने लगा दिया था। अब तक ये 3 बार लागू हुआ है। 1962 में भारत चीन युद्ध पर, जब तब राष्ट्रपति आपके एस राधा कृष्णन थे। उसके बाद 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध पर राष्ट्रपति जब बीबी गिरी थे। और 1975 में आंतरिक अशांति, राष्ट्रपति तब फखरुद्दीन अली थे और इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और वही आपकी मुख्यमंत्री थी। अब इसका मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है? इम्पैक्ट ऑन फंडामेंटल। आर्टिकल 358 जब लागू होता है तो राष्ट्रीय आपातकाल लगते ही आर्टिकल 19 6 स्वतंत्रताएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। और आर्टिकल 359 राष्ट्रपति अन्य सभी मूल अधिकारों को भी निरस्त कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो अनुच्छेद 20 और 21 है, ये किसी भी स्थिति में समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसे आप ध्यान रखेंगे। और राष्ट्रपति शासन जो लगता है आर्टिकल 356 के तहत लगता है। राज्यपाल की सिफारिश पर लगाया जाता है और एक बार में 6 माह तक इसे बढ़ाया जा सकता है। अधिकतम 3 वर्ष तक ये बढ़ाया जा सकता है, यानी कि 6 महीने लगाया जाएगा, उसके बाद फिर से ये 6 महीने लगा सकते हैं, लेकिन एक बार में ये नहीं लगा सकते हैं। प्रथम बार ये 1951 में पंजाब में लगा था। सर्वाधिक ये मणिपुर में 11 बार और उत्तर प्रदेश में 10 बार लग चुका है, ठीक है। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट जो प्रेसिडेंट्स हुए हैं यानी महत्वपूर्ण राष्ट्रपति जो रहे हैं उनके बारे में देख लेते हैं। हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये प्रथम राष्ट्रपति थे और एकमात्र जो लगातार 2 बार चुने गए, ठीक है। फिर उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन है, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे और इनकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। बीबी गिरी आपके महत्वपूर्ण है, ये प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, चुनाव लड़ने हेतु पद से इस्तीफा दिया था। फिर एम हिदायतुल्ला, ये एकमात्र मुख्य न्यायाधीश थे सीजीआई जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। और नीलम संजीव रेड्डी प्रथम चुनाव हारे लेकिन दूसरे में निर्विरोध चुने गए और ये आंध्र प्रदेश के इससे पहले सीएम भी रह चुके थे। ज्ञानी जैल सिंह जो है प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। 1986 में डाक संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो का इन्होंने प्रयोग किया था।
यानी इसे अपनी पॉकेट में रख के भूल गए थे, और ये एकमात्र एक ही बार हुआ है अपने भारत में। उसके बाद बीडी जत्ती, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया है। ठीक है। अब संसद के बारे में देख लेते हैं, जो पुरानी संसद थी और अभी नई में चल रही है। ठीक है। तो हम पहले आकार देखते हैं, शेप कैसी होगी। तो पुरानी संसद गोलाकार थी, सर्कुलर, लेकिन अब संसद ट्रायंगुलर, त्रिभुजाकार हो गई है। क्षमता पहले 800 सीटों की थी एक साथ, अब 1272 सीटें हैं। और निर्माण काल जो है ना 1921 से, ये पुरानी संसद आपकी 1927 तक बनी थी, 6 वर्षों में। और नई संसद आपकी 2020 से 2023 में 3 वर्षों में बन चुकी है। डिजाइनर इसके पहले थे एडवियन लुंटियस और हार्वर्ट बेकर, और जो नई संसद के हैं ये विमल पटेल हैं। ठीक है। उद्घाटन जो है ना 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन ने पुरानी संसद का किया था, और नई संसद का 28 मई 2023 को नरेंद्र मोदी ने किया था। इनके कार्यकाल में तो सिर्फ यही करते हैं, और तो कोई करता नहीं है। तो हमेशा यही करेंगे ज़्यादातर। आप तुक्का भी लगा सकते हो, कहीं की फिट ही बैठ जाएगा भाई, कन्फर्म है। अब हम राज्यसभा के बारे में देख लेते हैं, जिसे उच्च सदन भी कहा जाता है। ये आर्टिकल 80 के तहत आता है। इसका गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई। और नामकरण जो है ना इसका 23 अगस्त 1954 को हुआ। ठीक है। इसमें अधिकतम 250 सीटें होती हैं, जिसमें 238 निर्वाचित और 12 मनोनीत होती थी। ठीक है। लेकिन वर्तमान में 245 हैं, जिसमें 225 राज्यों से, 8 केंद्र शासित प्रदेशों से, और जो 12 मनोनीत हैं वहाँ से। ठीक है। और ये जो 12 मनोनीत होते हैं, ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा के क्षेत्र में। ठीक है। और जो उत्तर प्रदेश, जो सर्वाधिक सीटें आती हैं यानी राज्यसभा में, किन किन राज्यों से आती हैं? सबसे ज़्यादा आपकी उत्तर प्रदेश से 31 सीटें आती हैं, फिर महाराष्ट्र से 19, उसके बाद आपके तमिलनाडु से 18 आती हैं, और बिहार पश्चिम बंगाल से 16-16 सीटें आती हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लोकसभा के बारे में देखते हैं, जिसे निम्न सदन भी कहा जाता है। आर्टिकल 81 के तहत ये आता है। इसका इतिहास है, गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ। पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई। और 1954 में इसमें हाउस ऑफ द पीपल का नाम बदलकर लोकसभा किया गया, यानी इससे पहले इसे हाउस ऑफ द पीपल कहते थे। यह जनता का प्रतिनिधित्व करता है, और ये लोकप्रिय सदन है। ठीक है। प्रमुख व्यक्ति जो है ना, प्रथम अध्यक्ष इसके आप याद रखेंगे, गणेश वासुदेव मावलंकर थे। प्रथम उपाध्यक्ष एम अनंत शयनम आयंगर थे। प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थीं, और दूसरी आपकी सुषमा स्वराज बनी थी। वर्तमान में 18वीं लोकसभा, जिसके ओम बिरला जो है ना उपाध्यक्ष पद पर हैं। ठीक है। अब हम परिसीमन यानी डिलिमिटेशन देख लेते हैं। आर्टिकल 82 के तहत आता है। प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का समायोजन होता है। दक्षिण भारत इसका विरोध कर रहा है, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण के कारण उनकी सीटें राजनीतिक प्रभाव कम होने का डर है। यानी कि जैसे जहाँ पर जनसंख्या आपके उत्तर भारत भारत में ज़्यादा हो रखी है, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पर सबकी जनसंख्या ज़्यादा है, और दक्षिण भारत में कम है। अगर लेकिन अगर जनसंख्या के हिसाब से बंटवारा सीटों का होगा, तो उत्तर प्रदेश की ज़्यादा। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, लोकसभा सीटों का ऐतिहासिक विकास विकास एवोल्यूशन ऑफ सीट्स। तो मूल संविधान में 500 सीटों का प्रावधान था। उसके बाद 7वें संविधान संशोधन से 1956 में 525 सीटें की गई। उसके बाद 31वें संविधान संशोधन से 1973 में जो हुआ, उससे 545 सीटें की गई। उसके बाद गोवा पुनर्गठन हुआ 1987 में, फिर अधिकतम 552 सीटें करी गई। उसके बाद 104वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ, जिससे दो एंग्लो इंडियन की जो मनोनीत होते थे, उन्हें को आर्टिकल 31 में जो आते थे उसे समाप्त कर दिया गया। उसके बाद वर्तमान में सक्रिय सीटें आपकी 543 हैं, जिसमें 524 राज्यों से, 19 यूटी से आपकी। अधिकतम क्षमता आज भी 552 ही मानी जाती है। और चौरासीवां संशोधन 2001 जो हुआ, सीटों की संख्या 2026 तक के लिए निश्चित कर दी गई है। अभी आपके अभी आपके जो फिर से सीटें बढ़ाने की मांग करी जा रही है, बट आप अभी ये याद रखना, वो भी आगे होगा तब हम उसे भी पढ़ लेंगे। ठीक है। अब इसमें हम सब सदनों की अवधि एवं योग्यता देख लेते हैं। राज्यसभा जो है ना, ये एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। और इसके सदस्यों का कार्यकाल जो है ना आर्टिकल 83 में दिया गया है, 6 वर्ष का होता है। और सेवा निवृत्ति यानी कि जो सदस्य हटते हैं, वो प्रत्येक 2 वर्ष में सदन के 1/3 सदस्य रिटायर कर दिए जाते हैं। और न्यूनतम आयु आर्टिकल 84 में 30 वर्ष इसकी दी गई है। अब लोकसभा की बात करें तो उसमें ये एक अस्थायी सदन है, राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। और सदस्यों का कार्यकाल आर्टिकल 83 में इसका 5 वर्ष दिया गया, और सेवानिवृत्ति कार्यकाल पूरा होने पर सभी एक साथ देते हैं। और न्यूनतम आयु इसकी 25 वर्ष है।
आर्टिकल 84 में, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी थ्योरी होगी। अब हम भारतीय संसद से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं, PYQ, जो आपके पेट एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 545 होगी, 550, 552 या 543? तो ये होगी आपकी ऑप्शन बी, 550, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर स्थायी होता है? तो राज्यसभा के जो चुने गए सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष है, 21 वर्ष है, 25 वर्ष है या फिर 30 वर्ष है? तो आपकी 25 वर्ष होती है लोकसभा में, ठीक है, और राज्यसभा में आपकी 30 वर्ष होती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, राजस्थान में और गुजरात में? आपका कर्नाटक में विधान परिषद है। केवल 6 राज्यों में भारत के विधान परिषद है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम स्पीकर अध्यक्ष थे? जीबी मावलंकर, एम अयंगर, हुकुम सिंह, नीलम संजीव रेड्डी? तो प्रथम स्पीकर लोकसभा के जीबी मावलंकर थे, ठीक है। कौन? जीबी मावलंकर। भारत के राज्यसभा के प्रधान अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्यसभा के जो पूछे गए हैं, राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा के अध्यक्ष? तो ये आपके उपराष्ट्रपति होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल विधान परिषद नहीं है? उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में या बिहार में? तो आपके राजस्थान में द्वि सदन विधानमंडल नहीं है, यानी यहाँ पर विधान परिषद नहीं है, विधानसभा ही केवल है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या फिर आपकी विधान परिषद? तो ये विधान परिषद भाग नहीं लेती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र के सत्रावसान की शक्ति होती है? राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास, स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास या उपराष्ट्रपति के पास? तो ये राष्ट्रपति के पास होती है। किसके पास? राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट के पास। अगला क्वेश्चन है, वह एकमात्र उदाहरण कौन सा है जब भारत के राष्ट्रपति ने अपनी पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? हिंदू कोड बिल में, पेप्सो विनियोग विधेयक में, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक ने या फिर दहेज निषेध विधेयक ने? तो ये किस में हुआ था? ऑप्शन सी, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति जी ने पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था। किसने किया था? आपके ज्ञानी जैल सिंह ने। किसने? आपके ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे, उन्होंने इसका प्रयोग किया था, ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह ने। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। थैंक यू सो मच। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो सपोर्ट करिएगा, और बाकी हम ऐसे ही अब अगली क्लास में मिलेंगे, उसमें भी बेहतरीन कंटेंट रखेंगे। तो चलो, बाय बाय।